हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। फिर से एक बार आपके सामने हाजिर है। टीचिंग इज़ पैशन पे फिर से एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज पढ़ेंगे शिक्षण सिद्धांत एवं सूत्र। सबसे पहले गुजारिश है आपसे कि आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और ये जो मैं इतनी मेहनत करने की कोशिश कर रही हूँ जो सीटेट आपका क्लियर हो, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा लगाव और दिलचस्पी से आपसे हर दिन जुड़ रही हो, तो इसका कुछ फ़ायदा हो, फ़ायदा नहीं पर कुछ अच्छा निकल के आए। पर्पज़ यही है कि कुछ अच्छा निकल के आए, क्योंकि हम कर रहे हैं, आप भी उसमें शामिल हो, आप भी स्टडी कर रहे हो, तो कुछ अच्छा निकल के आए, ये इसमें कोशिश रहेगी। और एक महत्वपूर्ण और पते की बात है कि अगर आपको सीटेट क्लियर करना है तो आपको ये हिंदी का जो सब्जेक्ट है इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आपको कम से कम ये 30 में से 25 आउट ऑफ स्कोर दिलाएगा, तो आप सीटेट में अच्छा स्कोर कर पाओगे। महत्वपूर्ण बात है, थोड़ा सा सीरियस लेंगे तो इसको ज़रूर पढ़ पाएंगे आप। वीडियो को पूरा देखेंगे, सेशन को पूरा अटेंड करेंगे, नोट्स जो है इसको फिर आप अपने बुक में रिवाइज़ करेंगे तो आसानी होगी आपके लिए। तो चलो वक्त न ज़ाया करते हुए पढ़ते हैं शिक्षण सिद्धांत एवं सूत्र। तो शिक्षण के कुछ सिद्धांत है, कुछ सूत्र है। शिक्षण सिद्धांत और सूत्र, ये दूसरा चैप्टर है हिंदी का। ये महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसमें कम से कम 3 से आपके 4 नंबर पक्के हैं। तो शिक्षण ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति से कम अनुभवी व्यक्ति में जो ज्ञान का क्या है, स्थानांतरण है। यानी क्या शिक्षण यानी एग्जैक्ट क्या, व्हाट इज़ मीन बाय एजुकेशन। शिक्षण यानी क्या, तो जो ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति है उसे कम अनुभव वाले व्यक्ति में ज्ञान का स्थानांतरण। सूत्र, सिद्धांत, माध्यम, इसके ज़रिए प्रक्रिया पूर्ण होती है। अब ये शिक्षण की जो प्रक्रिया है एजुकेशन की, तो ये किसके ज़रिए पूर्ण होती है, तो इसके लिए क्या लगता है, तो सूत्र लगते हैं, सिद्धांत लगते हैं, कुछ माध्यम लगते हैं। इसके ज़रिए क्या होता है, तो जैसे माध्यम है, स्कूल है, आपके एजुकेशनल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे आपके पेन पेंसिल खोड रबर इरेज़र, उसके बाद आपका शॉर्पनर, आपके नोटबुक्स, आपके बुक्स, आपके स्कूल के जो टीचर है, ये सब क्या है, आपको इस माध्यम से आप स्टडी कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, पर ये सब आपको एजुकेशन पूर्ण करने की प्रक्रिया में आपको ये सहयोग करते हैं। अब ये शिक्षण क्या है, तो इसको जॉन डुई जो एक मनोवैज्ञानिक थे, जॉन डीवी बोलेंगे इसको, जॉन डीवी है, तो इनका मानना है कि शिक्षण ये क्या है, एक त्रिआयामी प्रक्रिया है। त्रिआयामी यानी उसमें एक अध्यापक है, दूसरे छात्र है और तीसरा जो शैक्षणिक साहित्य है, ये सब मिलके एजुकेशन कंप्लीट होगा। पर जो एडम है, ये एडम नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे, जिनका मानना था कि शिक्षण द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, मतलब इसके दो ही बाजू है। इसकी क्या है, एक तो छात्र है, दूसरा अध्यापक है। यहाँ पे करिकुलम का जो शैक्षणिक साहित्य है, इसका कोई महत्व, इसका कोई मूल्य नहीं है, ऐसा उनका मानना था। उनको ज़्यादा महत्व नहीं दिया, उनकी मेथड को ज़्यादा प्रावधान नहीं दिया। शिक्षण त्रिआयामी प्रक्रिया है, इसको ज़्यादा प्रावधान दिया गया है। अब भाषा शिक्षण के कुछ सिद्धांत है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं। महत्वपूर्ण बात है, ये नोट्स जो है, तो एक बहुत बड़ी यूट्यूबर और मैं जिसको अपना आदर्श मानती हूँ, जो सीटेट की और सीडीपी की क्वीन मानी जाती है, जिनको वो हिमांशी सिंह मैम, लेट्स लर्न जिनका चैनल है, उनकी ये नोट्स है, जिसको मैंने कॉपी नहीं किया पर अपने कंटेंट से उनको मैंने अपनी नोटबुक में निकाला है, जो कि उनकी नोट्स है, तो वो अंग्रेज़ी में है और बहुत छोटे छोटे पॉइंट है, पर उसको विश्लेषित करके मैंने यहाँ पे आपके लिए निकाला है। तो थोड़ा सा इसका कुछ फ़ायदा हो आपके लिए। ये नोट्स अगर आप जैसे कि वैसी अपने बुक में उतारेंगे और इसको पढ़ेंगे तो आप ज़रूर सीटेट क्वालिफाई हो पाएंगे, इतनी मैं आपकी गारंटी देती हूँ, क्योंकि मैं खुद ये करके क्वालिफाई हुई हूँ, दोनों भी सीटेट के पेपर। तो चलो, क्रियाशीलता का सिद्धांत है सबसे पहला, बच्चे करके सीखे, बच्चा अवलोकन करेगा। बच्चे क्या करेंगे, करके सीखेंगे। बच्चा समस्या का समाधान ढूंढेगा, आलोचनात्मक चिंतन विकसित होगा। किसी भी बात के लिए अगर उस सारे पहलुओं से उसको सोचेंगे, समझो एक बॉटल है, तो उस बॉटल की लंबाई, चौड़ाई, उसके अंदर पानी भरने की क्षमता, उसका कलर, ये सब बातें अगर वो सोच पाएगा तो वो होगा आलोचनात्मक चिंतन। ना कि उसकी खाली लंबाई देखेगा, ना कि उसकी खाली चौड़ाई देखेगा, वो पूरी बोतल क्या है, उसका ढक्कन क्या है, उसकी लंबाई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है, उसका कलर कौन सा है, उसके अंदर कितना पानी भरने की क्षमता है, ये बातें देखना यानी क्या आलोचनात्मक चिंतन। यानी क्या, तो
ये ऑब्जर्वेशन से उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता क्या होगी, तो डेवलप होगी। अगर किसी चीज़ को ऑब्जर्व करेगा तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता है उसमें, वो क्या होगी, डेवलप होगी। यहाँ पे बच्चे करके सीखे, यहाँ पे जॉन डुई ने बहुत ज़्यादा महत्व दिया है कि करके सीखना, क्रिएटिव थिंकिंग यहाँ पे लगेगी। बच्चे अगर करके सीखेंगे तो वो ज़्यादा उनके लिए वो ध्यान में रहेगा, समस्या का समाधान होगा। उसके बाद का पॉइंट है यहाँ पे, इसको आप PCO के ज़रिए याद रख सकते हो। PCO यानी क्या, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग और ऑब्जर्वेशन। P यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग, C यानी क्रिटिकल थिंकिंग, O यानी ऑब्जर्वेशन। रुचि का सिद्धांत है दूसरा, 2 नंबर का सिद्धांत है जो रुचि का सिद्धांत है। इंटरेस्ट क्रिएट करना, उदाहरण के ज़रिए, किस्सों के ज़रिए, कहानी के ज़रिए बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे तो बच्चे क्या करेंगे, पढ़ पाएंगे। अब इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा तो बच्चे क्या करेंगे, इस क्लास में नींद की झपकियाँ लेंगे, वो ठीक से पढ़ेंगे नहीं। क्यों ये बात बोल रही हो, क्योंकि आप भी कभी छात्र होंगे, जब आप किसी लेक्चर को, एक टीचर आता है और खाली पढ़ाता ही जाता है, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ पल्ले नहीं पड़ता, फिर भी वो पढ़ाता जाता है और पढ़ते जाते हो, तो फिर वो हमें नींद आ जाती है, वो माहौल बन नहीं पाता। तो इसलिए टीचर को हमेशा बच्चों को रुचि निर्माण हो ऐसा पढ़ाना चाहिए, उनको अच्छे एग्जाम्पल देने चाहिए, उनकी ज़िंदगी से जोड़ना चाहिए हर चीज़ को। और बच्चे क्या पढ़ रहे हैं तो उनकी बात ये उनकी समझ में आना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। इसके लिए उनको कहानी सुनाओ, अगर किस्सा सुनाओ, अगर किसी भूगोल का कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो आप उनको किसी हिल स्टेशन के बारे में आप बताओ, नहीं तो उन्होंने कोई हिल स्टेशन देखा है तो उसकी उन्हें याद दिलाओ। ये क्या करेंगे, उनमें इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे। किस्से कहानियाँ सुनाओ कि कुछ पुराने ज़माने की कहानियाँ किस्से सुनाएंगे आप, तो क्या होगा कि बच्चे, उनका इंटरेस्ट जो है वहाँ पे जाग जाएगा और वो रुचि से पढ़ पाएंगे। थोड़ा सा उनका इमोशनल कनेक्ट वहाँ पे होना ज़रूरी है, तभी बच्चे वो उस चीज़ को ठीक ठाक से समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे। उसके बाद अभिप्रेरणा का सिद्धांत है। अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन का सिद्धांत। हर चीज़ के लिए मोटिवेट होना ज़रूरी है, नहीं तो इंसान कुछ नहीं कर पाएगा। पढ़ना है शिक्षा का मतलब मोटिवेशन शिक्षा का केंद्र है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि पढ़ना है तो क्यों पढ़ना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, माँ बाप के लिए कुछ करना है, घर के लिए कुछ करना है, आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन के लिए कुछ करना है, तो वो कोई तो एक मोटिव होना चाहिए कि जिसके लिए वहाँ पर जाना है, इसलिए यहाँ से निकलना है। तो इसके लिए कोई ना कोई तो एक मोटिवेशन होना ज़रूरी है, अभिप्रेरणा होना ज़रूरी है। इसीलिए बात बात पर बच्चों में मोटिवेशन क्रिएट करना ज़रूरी है, नहीं तो पढ़ते जाओ, इसमें कोई दम नहीं रहेगा। बच्चों को हमेशा दिशा निर्देशित करना पड़ेगा। मोटिवेशन क्या करेगा, बच्चों को दिशा निर्देशित करेगा कि पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, क्यों ज़रूरी है पढ़ना, पढ़ने के पीछे की वजह क्या है, पढ़ेंगे तो क्या बनेंगे जीवन में, ज्ञान हासिल होगा, ज़माने का ज्ञान मिलेगा, जो आजू बाजू की घटनाएं वो क्यों होती है उसके बारे में पता चलेगा, ज़िंदगी से रूबरू होने का एक अच्छा मौका मिलेगा। इसलिए पढ़ना ही है, अगर उनकी समझ में आएगा तो इसलिए उनको मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काम क्यों करना है, इसके लिए अभिप्रेरणा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। उसके बाद 4 नंबर का सिद्धांत आता है जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। जीवन से जोड़ने का सिद्धांत यानी क्या, तो बहुत सी घटनाएं हैं जिनको आप पढ़ाते हैं उनको, मतलब अगर आपने उनको साइंस का कोई चैप्टर पढ़ा रहे हो जिसमें आप उन्हें कडधान्य पढ़ा रहे हो तो उसमें उनको आप दालों के बारे में बता रहे हैं। अगर आप उसमें उनको घर के आजू बाजू के माहौल के बारे में बता रहे हो तो आपको उनके ज़िंदगी से जोड़ के पढ़ाना पड़ेगा। कैसे कि अगर उनको आप खाली बोलेंगे कि नहीं, आपने कोई भूगोल का कोई एस्पेक्ट आप उसको समझा रहे हो, तो आपने डायरेक्टली अगर उनको बोल दिया कि आपने चांद कैसा है आपने ऑब्जर्व किया क्या, आपने सूरज कैसा है वो आपने ऑब्जर्व किया क्या, तो सूरज का टेम्परेचर आप डायरेक्टली उनको बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप उनको बोल देंगे कि घर में आपने कोई गर्म से गर्म चीज़ देखी है क्या, तो उससे इतना ज़्यादा वो उसका टेम्परेचर कितना है, तो उससे कई ज़्यादा टेम्परेचर सूरज का है, ऐसी बात अगर आप उनको बोल देंगे तो बच्चे उनके जीवन से वो घटना जुड़ पाएगी। अगर वो कडधान्यों के बारे में आप उनको पढ़ा रहे हो तो आप बोल सकते हो कि अपने घर में आप जो रोटी खाते हो तो किसकी खाते हो, कौन से अनाज की खाते हो, तो बच्चे हाँ सोचेंगे, दिमाग में उनके एक इंटरेस्ट क्रिएट हो गया कि हाँ मम्मी आटा पीस के लाती है तो उसकी रोटी बनती है, तो वो ज्वारी बाजरी जो भी है गेहूँ तो उसकी रोटी बनती है, तो वो ज़िंदगी से जुड़ा के पढ़ाओ उनको, तब उनकी वो बातें समझ में आई। वास्तविक जीवन के उदाहरण उनको आप दे के वास्तविक जीवन आपने उनको अगर किसी पेड़ के बारे में पढ़ा रहे हो तो आपने उनको उन्होंने कौन से पेड़ देखे वो उनको पूछो। अगर उनको आप किसी हिल स्टेशन के बारे में पूछेंगे तो बता देंगे वो कि हिल स्टेशन क्या है, तब आप उनको वहाँ का माहौल, वहाँ के आपको अगर किसी एस्पेक्ट को पढ़ाना है वहाँ पे, जैसे आपको मतलब मराठी में
खड़क और उनके जो प्रकार होते हैं वो अगर पढ़ा रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ज़िंदगी में उन्होंने जो बातें देखी है, उनके जीवन के जो उदाहरण है, उनके जो एक्सपीरियंस है, उसे आप अगर जोड़ के पढ़ाएंगे तो उनकी ज़्यादा समझ में आएगा। उसके बाद में व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। अब हर बच्चा होशियार होगा, तो होशियार मतलब हर बच्चे को साइंस में इंटरेस्ट होगा ज़रूरी नहीं। कुछ बच्चों को भाषण में इंटरेस्ट होगा, कुछ को ज़्यादा से ज़्यादा मैथ में इंटरेस्ट होगा, कुछ मैथ में अच्छे होंगे, कुछ अंग्रेज़ी में अच्छे होंगे, कुछ हिंदी में अच्छे होंगे, कुछ मराठी में अच्छे होंगे। तो उनकी वैयक्तिक विभिन्नता, जो उनके अंदर की अच्छाइयाँ बुराइयाँ है, जो उनके अंदर अलगपना है, जो एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उनके अंदर, उसके ज़रिए आप उसको पढ़ाओ। बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार क्षमता, रुचि उनकी विकसित करना है। अगर नहीं तो किसी को आता नहीं तो डंडा लेके उसको पीटने चले कि नहीं तुम्हें ये साइंस आना ही चाहिए, तो तुम्हें मैथ आना ही चाहिए। अगर उसमें रुचि नहीं है तो आपको उसकी रुचि वहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी, बाद में उसको पढ़ाना पड़ेगा। जैसे उनकी व्यक्तिक विभिन्नता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, उसी के हिसाब से उनको आपको पढ़ाना पड़ेगा। दूसरा 6 नंबर का जो अपना सिद्धांत है वो है स्वाभाविकता का सिद्धांत। स्वाभाविकता यानी क्या? नैसर्गिक तरह से बच्चे सीखे। नैसर्गिक कौशल्य, जो उनमें कौशल्य है वो खेल के ज़रिए होगा। उनमें जो उनके आजू बाजू का माहौल देख के वो पढ़े, आजू बाजू की उनकी घटनाएं देख के वो पढ़े, ना कि खाली वो बुक मास्टर बन के रहे, खाली किताबों में देखी, किताबों में पढ़ी और किताबों में भूल गई। ऐसी बात उनकी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि वो भाषाएं जो है तो उनको LSRW में पढ़े, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। जो भाषा है तो आप उनको भाषा उनके अंदर आप भर नहीं सकते भाषा को। आपको क्या करना पड़ेगा? भाषा को उनके अंदर लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग जो ये नैसर्गिक वे है पढ़ाने का, उसके ज़रिए आपको उनको पढ़ाना पड़ेगा। उनके आजू बाजू का माहौल देख के वो पढ़ पाएंगे बच्चे, उनके आजू बाजू में कौन सी भाषा बोली जाती है, किस तरह से वो भाषा लोग यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले LSRW यानी क्या? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। अगर कोई बच्चा छोटा है 2-2.5 साल का और उसको आपने डायरेक्टली पेन दे दिया, उसने अगर कुछ आड़ा टेढ़ा लिख दिया, तो वो राइटिंग नहीं है। राइटिंग यानी क्या? तो उसके हर शब्द का अर्थ लगना चाहिए ताकि वो राइटिंग बन जाती है। एक अनुक्रम में सीखे तो ठीक है। भाषा अगर एक अनुक्रम में, एक विशिष्ट क्रम में सीखे तो ठीक है। LSRW एक नैसर्गिक आज्ञा होनी चाहिए। मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग ये एक नैसर्गिक आज्ञा में होना चाहिए। उसके बाद में आएगा भाषा लोकतांत्रिक। कक्षा का माहौल लोकतांत्रिक होना चाहिए। कक्षा डेकोरेटिव होनी चाहिए। कक्षा में आजू बाजू में अच्छे चार्ट, अच्छी लाइन्स, अच्छे सुविचार बने लिखे होने चाहिए। कक्षा में सबको बोलने का अधिकार होना चाहिए, ना कि हुकुमशाही के कोई कुछ नहीं बोलेगा, हम पढ़ाएंगे, आप पढ़ते जाएंगे, आपको कुछ समझ में आना है, उसे कोई लेना देना नहीं। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। हर बच्चे को वहाँ पे बोलने का अधिकार होना चाहिए। बच्चे को समझ में आ रही है नहीं आ रही है, उनको वहाँ पे प्रश्न करने का अधिकार होना चाहिए। प्रजातांत्रिक माहौल होना चाहिए। कक्षा का जो माहौल है प्रजातांत्रिक हो, वहाँ पे एक दूसरे से बात करें, कोई विभिन्नता ना रहे, कोई जो एक दूसरे के प्रति सबको रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सबको एक दूसरे की बात सुननी चाहिए। आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति यानी क्या? तो रिपीटेशन होना चाहिए। अधिगम रुचि स्थायी बनना चाहिए। शिक्षा रिपीट होनी चाहिए। समय समय पर आवृत्ति का मौका मिलना चाहिए। एक बार उसने अगर कोई साइंस में कोई चैप्टर पढ़ा और छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको घर में भी वो बात कभी अगर सामना हो, तो क्रिकेट का कोई चैप्टर अगर आपने उसने पढ़ा, उसको पढ़ा दिया, क्रिकेट के बारे में आपने उसको कितने वहाँ पे खिलाड़ी होते हैं, स्टंप कैसा होता है, बॉल कैसा होता है, बाउंड्री लेवल क्या होता है, ये सब कुछ ऑडियंस आप कैसे होते हैं, आपने उसको पढ़ा दिया और बाद में उसने कहीं पे क्रिकेट खेल लिया, तो उसकी वो बातें रिपीट हो जाती है, समझ में आ जाता है। तो यहाँ पे आवृत्ति हो जाती है, रिपीटेशन हो जाता है, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिपीटेशन होगा तो ही पढ़ेंगे, तो ही उनकी याद में रहेगा, वो बातें उनकी स्कीमा में फिट हो जाएगी, स्मृति में रह जाएगी। नहीं तो बच्चे वो बातों को एक बार पढ़ेंगे तो बाद में भूल जाएंगे। तो इसीलिए उनको बार बार उस बात को पढ़ना चाहिए ताकि उनकी वो याद में रहे, उनकी वो समझ में आए। उसके बाद में शिक्षण के कुछ सूत्र है। भाषा शिक्षण के अज्ञात से अज्ञात की ओर होनी चाहिए। शिक्षण के सूत्र नॉन टू अननोन जाना चाहिए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना चाहिए, अज्ञानता से कठिनता की ओर जाना चाहिए, मूर्त से अमूर्त होना चाहिए, मूर्त से अमूर्त यानी कि कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाना चाहिए, अनुभव से विचार कल्पना में जो ज्ञान है वो उनको प्राप्त करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ये बॉल है और यहाँ पे उनको अगर अर्थ के बारे में कुछ बताना है तो आपको पहले उनके सामने जो
बॉल है तो बॉल के बारे में उनको बताना चाहिए कि बॉल कैसा है, बॉल का आकार कैसा है। तो यहाँ से विषुववृत्त गया है यहाँ से, तो बॉल में आप अगर उनको लाइन बना के समझाएंगे तो उनको ये पृथ्वी की लाइन समझ में आएगी, जो एक पृथ्वी की रचना है वो कैसी है। नहीं तो आप डायरेक्टली उनको पृथ्वी बोल लेंगे, पृथ्वी का कुछ मतलब कैसी हमारे अर्थ ऐसा समझा देंगे तो उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, उनके वो पल्ले नहीं पड़ेगा। तो ये बातें आपको उनको पढ़ानी चाहिए, जैसे कि अनुभव से विचार कल्पना में जो ज्ञान है वो उनको पढ़ाना चाहिए। उस चीज़ को समझ पाए जो उनके सामने नहीं है, जो उनके सामने नहीं है उस बात के लिए आपको उनको कोई तो मॉडल दिखा के उस बात को समझाना चाहिए। नहीं तो उनके घर में, उनके आजू बाजू में जो कुछ चीज़ें हैं तो उनको उनके सामने आपको बोलना चाहिए कि आपने ये चीज़ देखी है तो ऐसा वो दूसरी चीज़ है। तो ये क्या होगा, उनकी मूर्त से अमूर्त कल्पना जो है तो एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उनकी डेवलप होगी। पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश यानी होल टू पार्ट। अब अगर पूर्ण वस्तु से उसके हर हिस्से को जानना, जैसे कविता है, कविता चैप्टर जो होता है तो उसके पहले सारांश होता है, सारांश दिया वाला होता है कि सारांश देखो, मतलब पहले सारांश बताते हैं कि उस चैप्टर में पूरी कविता में एक्चुअली लेखक ने, कवि ने बताया क्या है, उसका पूरे चैप्टर का एक कंक्लूजन क्या है, उसकी पूरी चैप्टर की एक मीनिंग क्या है, वहाँ पे कौन सी बात बताई गई, ये वहाँ पे एक पार्ट सारांश में होता है। तो वैसे ही होल से पार्ट्स की ओर, मतलब सबसे पहले उनको एक बड़ी वे में एक बात समझा दो और बाद में उसके टुकड़े टुकड़े करके, जैसे पूरा भारत देश ऐसा जो कुछ है वो समझाना और बाद में उसके जो राज्य है वो राज्यों के बारे में बोल देना। पर सबसे पहले हम आपको उनको क्या, तो जो भारत देश होल है उसके बारे में सबसे पहले आप उसको बोल देंगे, बाद में ये भारत की जो पूर्ण राज्य है तो उनके बारे में आप उनको समझा देंगे। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो सिद्धांत है, जो सूत्र है वो है विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर स्पेसिफिक टू एग्जाम्पल जाना। जैसे आपके पापा जो आपके विशेष है, आपके घर में आपके पापा है तो आपके लिए वो सब कुछ है, मतलब आपके लिए वो विशिष्ट है। आपके पापा है तो वो आपके लिए कुछ खास है, पर वो बाहर जाते ही वो सामान्य बन जाती है। मतलब क्या, जो टीचर है तो आपके टीचर वो आपके टीचर है, पर वो सब टीचरों में जाके वो एक स्टाफ बन जाते हैं। तो वैसे स्पेसिफिक से एग्जाम्पल की ओर आपको उनको पढ़ाना चाहिए। उसके बाद विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, विश्लेषण से यानी एनालिसिस टू सिंथेसिस जाना चाहिए, टुकड़ों को इकट्ठा करना। जैसे कि यहाँ पे संधि का एग्जाम्पल है, एक विद्यालय की अगर संधि करेंगे तो सबसे पहले क्या, विद्या और बाद में आलय आएगा, इनको जोड़ के विद्यालय बनेगा। तो विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मतलब टुकड़ों को इकट्ठा करके क्या करना, उनको पढ़ाना। पहले क्या करना था, एक टुकड़े करके पढ़ाना था, यहाँ पे क्या करना है, टुकड़ों को इकट्ठा करके पढ़ाना है। उसके बाद में आता है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, मतलब क्या, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। जो आपके अनुभव में है उसे अप्रत्यक्ष की ओर जाना, मतलब डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट जाना। पहले हम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट गए थे, अब डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट जाना। मतलब जो क्या है आपके आजू बाजू में जो है उसे क्या करना, जो आपके विचारों में है वहाँ तक जाना। और प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष और, मतलब कल्पना में जाके उस बात को समझ लेना। तो ये था आपका एक बड़ा सा अच्छा सा सेशन, जो नोट्स हमने निकाली थी आप तक पहुंचाने की कोशिश की। इनको अब मैं काइन मास्टर में एडिट करके आप तक पहुंचाऊंगी ये वीडियो, ताकि आपको 1080p पे अगर आप इसकी क्वालिटी बढ़ा के देखेंगे तो आपको ये पार्ट जो है, ये जो चैप्टर है समझ में आएगा। तो अभी एक लास्ट गुजारिश है कि सेशन को लाइक करें, शेयर करें, आप सब्सक्राइब करें। आपके जो अच्छे दोस्त हैं जो पढ़ाई कर रहे सीटेट की, उन तक ये बात पहुँचे और वो इस बात को समझे, उनको इस बात का फ़ायदा हो। और आपका भी जो एक मोटिव है कि अच्छाई में हमेशा आगे रहो, बी वन कॉन्स्टेंट विद योर सेल्फ। तो ये हिमांशु मैम की नोट्स है जो मैंने कॉपी नहीं की है, जो उसको मैंने अपनी तरीके से मॉडिफाई करके आपके लिए इसको तैयार किया है। इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, पर कोई बात नहीं, अच्छाई के लिए अगर कुछ स्ट्रगल करना पड़े तो उसमें कुछ बुराई नहीं है, वो आपको हमेशा कुछ ना कुछ तो अच्छा देके जाती है। तो अभी के लिए यहाँ पे रुक जाते हैं, और नेक्स्ट जो सेशन है मैं जल्दी ही डालने की कोशिश करूँगी। इसको पढ़ते जाइए, आपके एग्ज़ाम बहुत करीब है। तो रुक जाते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।